प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास में जो हमारा पार्ट चल रहा है, आपका सेकंड पार्ट खंड है, अगर हम बात करें उसमें जो बच्चों हमारी पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट का जो बच्चों आपका चैप्टर नंबर चल रहा है ये 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है आपका ये वाला। ठीक है, तरलों के यांत्रिक गुण। तो बच्चों आज इस चैप्टर का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर आपका जाएगा बच्चों, आपका लेक्चर नंबर जाएगा आपका बच्चों तीसरा, थर्ड लेक्चर होगा आपका इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज बात करेंगे बच्चों हम पृष्ठ तनाव के बारे में, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जब भी मान लो कि पानी की बूंद किसी तल पर आगे गिरती है, तो वो जो बूंद का साइज होता है, जो आकार होता है, वो गोल होगा या वो फैल जाएगी चारों तरफ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका भार कितना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सतह कैसी आपकी होगी। सपोज अगर आप एक कांच की पट्टी पे पानी की बूंद को डालते हैं, तो पानी की बूंद जो होती है बच्चों, वो सारे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाती है। लेकिन उसी कांच की पट्टी पे यदि आप पारे की बूंद डालते हैं, तो पारे की बूंद आपके बच्चों गोल हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं बच्चों इस तरीके से, या हम यहाँ इन दोनों बातों से समझ सकते हैं कि पानी की जो बूंद या पारे की जो बूंद है, जब कांच की पट्टी पर डाली जाती है, तो वो गोल रहेगी या वो फैलेगी, इस बात पर निर्भर करती है कि सॉरी इस बात पे जो उसका भार होता है ना, कि उस भार की वजह से बच्चों को नीचे की तरफ जाती है, तो भार के साथ साथ वहां पे कोई दूसरा बल भी कार्य कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका आकार निर्भर करता है कि आकार गोल होगा या वो बच्चों सारे कांच की पट्टी पर फैल जाएगा समान रूप से। ठीक है, तो वहां जो एक अतिरिक्त बल लग रहा होता है, उस बल का नाम बच्चों यहाँ पे पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बच्चों किस तरीके से कार्य करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पृष्ठ तनाव की परिभाषा। तो मान के चले थे कि माना किसी देखेंगे बच्चों, माना किसी द्रव के पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा ए बी, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास में कोई लिक्विड होगा, उस लिक्विड की जो ऊपर की बिल्कुल सतह होगी बच्चों, द्रव के सतह पर हमने यहाँ पर एक काल्पनिक पात्र मान लिया ए बी। ठीक है, इसकी लंबाई बच्चों यहाँ से यहाँ तक की बच्चों आपकी एल रही होगी, लंबाई जो है आपकी एल रही होगी। खींची गई इस रेखा के प्रत्येक और पृष्ठ पर दूसरी ओर वाले पृष्ठ पर घर्षण बल यानी कि पुलिंग फोर्स एफ कार्य करता है। यह बल रेखा ए बी के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर बच्चों कार्य कर रहा है। पृष्ठ के तल के स्पर्श रेखीय होता है। रेखा ए बी एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल का परिमाण ही द्रव के पृष्ठ तनाव की बच्चों माप होती है। तो अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव का होगा वो क्या होगा, तो इससे बच्चों हम समझ सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव आपका होगा वो बच्चों एफ टी बराबर एफ अपॉन एल होगा। ठीक है, अब टी बराबर बच्चों आपका एफ अपॉन एल है, तो यहाँ से अगर देखते हैं टी की वैल्यू को, सॉरी एल की वैल्यू को अगर 1 मीटर मान लेते हैं, तो जैसे आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा एल बराबर 1 मीटर, देन आपका टी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे एफ। ठीक है, अर्थात किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करता है। यहाँ से बच्चों का इसका मात्रा निकालते हैं, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो टी बराबर आपका यहाँ निकल कर आया, टी को इसको दिखाएंगे तो पृष्ठ तनाव को केवल टी से एफ अपॉन एल निकल कर आया है। तो यहाँ से बच्चों का इसका मात्रक देख लेते हैं यहाँ पे, तो मात्रक आपका बच्चों निकल कर आएगा, एफ का मात्रक होगा न्यूटन, एल दूरी का मात्रक बच्चों जाएगा मीटर, तो न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसकी विमा देखते हैं हम यहाँ पे, तो न्यूटन की विमा क्या आएगी बच्चों, एम एल टी माइनस के 2 जाएगी विमा। ठीक है, और मीटर की विमा एल जाएगी। ठीक है, तो मीटर से मीटर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी विमा कितनी बन जाएगी बच्चों आपकी, एम टी की पावर माइनस के 2 इसकी विमा बन जाएगी। ठीक है तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आपके या नहीं। तो यहाँ से प्रश्न आप समझ गए होंगे कि किसी भी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर जो बच्चों फोर्स लगता है द्रव के द्वारा, तो उस द्रव की माप होती है एक तरीके से प्रश्नाव जो वो द्रव है ना, कि उस द्रव पर कितना आपका फोर्स काम कर रहा होगा। अगर कांच की पट्टी पे कई बच्चों वहाँ काई लगी भी होती है, तो जो पानी की बूंद आती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका जो आकार बनता है प्रश्नाव के कारण बच्चों वो अलग तरह का बनता है। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं अंतराण्विक बल। बच्चों जो अंतराण्विक बल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उसको 2 भागों में बच्चों यहाँ पर बांटा गया है। एक को नाम रखा गया है बच्चों सहसंजक बल। ठीक है, सहसंजक बल। अब सहसंजक बल क्या होता है,
किसी पदार्थ के एक ही अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराणविक बल होगा, जिसको हम यहाँ पर सहसंयोजक बल बोलेंगे। इस बल के माध्यम से ही बच्चों एक ही पदार्थ के अणु आपस में सहयोग सहयोग करके जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर अगर मेज पर पानी की दो बूंदे रखी हुई हैं आप उसको घेर देते हैं, तो जब एक सीख से उसको मिलाते हैं तो आपस में मिल जाती है बच्चों, ठीक है। तो वो आकर्षण बल के माध्यम से आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। फिर उनको जब आप अलग करेंगे तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि पहले वाली कौन सी बूंद थी, दूसरी वाली कौन सी बूंद थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंयोजक बल बच्चों कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि कैसे हो सकता है पानी के बूंद के बीच में लगने वाला बल हो, ठीक है। जैसे रेत में हो या नमक में हो, है ना, आटे में हो, तो इस तरह का जो होगा आपका जो तेल के साथ हो, है ना, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। अलग अलग नहीं होना चाहिए बच्चों, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंयोजक बल बच्चों कहलाता है, ठीक है। ठोसों के अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल बहुत प्रबल होता है, इसी कारण ठोसों का रूप निश्चित रहता है। द्रवों के अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल अपेक्षाकृत क्षीण यानी कि बहुत कम होता है, जिससे वे द्रव के भीतर कहीं भी गति कर सकते हैं, परंतु द्रव की सतह को छोड़कर बच्चों नहीं जा सकते हैं। इन्हीं सहसंयोजक बलों के कारण द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इनके क्षीण होने के कारण इनका आकार बच्चों निश्चित नहीं होता। किसी द्रव की कोई बूंद परस्पर संपर्क में आने पर सहसंयोजक बल के कारण ही मिलकर, जैसे भी समझाया आपको, द्रव की कई बूंदे परस्पर संपर्क में आने पर सहसंयोजक बल के कारण मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि सहसंयोजक बल का मान पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ आपका कौन सा है, वो द्रव होगा या वो रेत होगा या वो तेल होगा, ठीक है, किस तरह का आपका द्रव है वो, ठीक है। तो उस पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा बच्चों आपका जाएगा असंजक बल। असंजक बल बच्चों क्या है आपका, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य, यहाँ पे लिखा है भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य जब एक आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से बच्चों वो जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं बच्चों कि रेत में सीमेंट को मिलाया तो रेत एक अलग पार्टिकल हो गया, सीमेंट एक अलग पार्टिकल हो गया, फिर आपने पानी को मिलाया उसमें तो पानी एक अलग पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पर तीन हो गया, रेत हो गया, सीमेंट हो गया और पानी हो गया, ठीक है। तो अब जब इनको बच्चों मिश्रण इसका करते हैं, तो मिश्रण जब करेंगे तो यहाँ पे एक आकर्षण बल लगता है, जिस आकर्षण बल के कारण ये एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसको बाद में बच्चों आप अलग नहीं कर पाते, ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से, इस तरीके से चिपक जाएंगे बहुत आकर्षण बल के माध्यम से कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कहते हैं कि जब भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अब जैसे आटा आपने देखा होगा, जब बच्चों आप रोटी वोटी बनाते हो कि मम्मी रोटी बनाती होंगी, तो उस आटे में बच्चों नमक डालते हैं, नमक के साथ बच्चों पानी डालते हैं, ठीक है। तो आटा, नमक और पानी तीनों अलग अलग है, लेकिन जब बच्चों उनका मिश्रण होता है तो फिर वो आपका आटा गूंद के एक हो जाता है, और फिर आप उसमें से ना तो पानी को अलग निकाल सकते हैं ना ही नमक को अलग निकाल सकते हैं, है ना। तो वो एक आकर्षण बल के माध्यम से परस्पर सहयोग करके वो एक ही पदार्थ आपका बच्चों बन जाता है, ठीक है। इतना आकर्षण बल लगता है वहां पर कि वो फिर वहां से अलग नहीं हो पाता। बात समझ में आ पा रही है। तो आसंजक बल क्या होगा, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य, ठीक है बच्चों, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल बच्चों कहलाता है, ठीक है। आसंजक बल के कारण ही फेविकोल द्वारा लकड़ी के टुकड़े को चिपक जाते हैं, है ना। ईंट सीमेंट से जुड़ जाती है, जल कांच से चिपक कर उसे गीला कर देता है। इस बल का मान विभिन्न पदार्थ के युग्मों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अंतरा अणुक बल वैद्युत बल होते हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बलों से भिन्न होते हैं तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन बच्चों करते हैं। यानी कि जैसे बच्चों दूरी बढ़ेगी तो दूरी के वर्ग के अनुसार बल का मान ही बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपका एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम मतलब होम एग्जाम में आपका आता है। क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों आपका, क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, जल कांच के
पृष्ठ को भिगो देता है जबकि पारा नहीं, पारा नहीं। समझाएं क्यों? तो जब बच्चों आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आए कि जल कांच के पृष्ठ को भिगो देता है परंतु पारा नहीं, तो आपको इसको समझाना होगा बच्चों सहसंजक बल और असंजक बल के माध्यम से कि जल जब कांच के पृष्ठ पे गिरता है तो जल अलग पदार्थ हो गया, कांच बच्चों आपका एक अलग पदार्थ हो गया। जल और कांच के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आसंजक बल। ठीक है, तो जल और कांच के बीच में काम करने वाला आसंजक बल जल के बूंद के बीच में काम करने वाले सहसंजक बल से बच्चों ज्यादा होता है, जिस वजह से जल कांच के पृष्ठ पर चिपक जाता है, उसको पूरा बच्चों गीला कर देता है, भिगो देता है। ठीक है, जबकि जब पारे को कांच पे गिराया जाता है तो पारे और कांच के बीच, पारा अलग पदार्थ हो गया, कांच आपका अलग पदार्थ हो गया, तो पारे और कांच के बीच में कार्य करने वाला बच्चों आसंजक बल का मान पारे के बीच कार्य करने वाले सहसंजक बल से कम होता है, जिस वजह से पारा कांच के पृष्ठ को बच्चों भिगो नहीं पाता है। इसीलिए जल कांच के पृष्ठ को भिगो देता है परंतु पारा कांच के पृष्ठ को बच्चों नहीं भिगोता है। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है कि जल कांच के पृष्ठ को भिगो देता है परंतु पारा नहीं। समझाइए क्यों? तो आपको ये समझाना क्या है, ऐसे कैसे कि जल कांच के पृष्ठ को इसलिए भिगो देता है क्योंकि जल और कांच के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाला आसंजक बल का मान जल की बूंद के बीच कार्य करने वाले सहसंजक बल से ज्यादा होता है, जबकि पारे और कांच के बीच में कार्य करने वाला संजक बल का मान पारे की बूंद के बीच कार्य करने वाले सहसंजक बल से कम होता है। इसलिए पारा कांच के पृष्ठ को बच्चों नहीं भिगोता है जबकि जल भिगो देता है। ठीक है, तो इसको जो आपको आंसर देना है बच्चों, आपको वो किसके रूप में देना है? सहसंजक बल और असंजक बल के माध्यम से। चलिए अब अगला हेडिंग है आपका पृष्ठीय ऊर्जा। तो पृष्ठीय ऊर्जा बच्चों क्या होती है कि नॉर्मली जब भी हम किसी भी गर्म तल का क्षेत्रफल बच्चों बढ़ाते हैं, किसी गर्म द्रव का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें शीतलन उत्पन्न होता है। यानी कि अगर हम देखें जब भी हम किसी द्रव का क्षेत्रफल का विस्तार करने का प्रयास करते हैं तो जो नीचे का पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आने का प्रयास करते हैं, तो ऊपर वाले कणों को वो विस्थापित करते हैं, बल लगाते हैं और वो उनकी जगह अपने चल के आते हैं दूरी को, यानी कि विस्थापित होते हैं। तो एक तरीके से जब बच्चों हम उसका प्रसार कर रहे होते हैं तो जो नीचे वाले पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ जब आएंगे तो बल लगा कर आएंगे। ठीक है, विस्थापित होंगे तो बल लग रहा है प्लस विस्थापन हो रहा है, यानी कि बल गुना विस्थापन से बच्चों वहां पर कार्य हो जाएगा। तो वही कार्य बच्चों उसमें पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, या इसको कह सकते हैं बच्चों की संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। दूसरा, जब उसका बच्चों प्रसार होता है तो वहां पर शीतलन भी होता है। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप एक बच्चों गर्म गिलास में, मतलब गिलास में जब चाय लेते हैं तो गर्म होता है, लेकिन जब आपको चाय वो ठंडी करनी होती है तो उस चाय को आप कटोरी में डाल के पीते हैं। क्यों कटोरी में क्यों डालते हैं? क्योंकि जैसे आप कटोरी में डालते हैं तो कटोरी में डालने से उसका क्षेत्रफल बच्चों बढ़ जाता है और वो जल्दी ठंडी हो जाती है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल उसका विस्तार करते हैं आप, उसमें उतनी जल्दी शीतलन उत्पन्न होगा, नहीं कि उतनी जल्दी बच्चों वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, और जितना कम उसका क्षेत्रफल होगा तो उतनी देर तक वो ज्यादा गर्म रहेगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा बनी रहती है, उसका प्रसार बच्चों नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो गर्म रहती है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, जब हम किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आते हैं। इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के ठीक नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जो नवीन पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में बच्चों संचित हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर शीतलन, यानी जैसे अभी आपको समझाया मैंने कि शीतलन होगा। आपने कई बार ऐसा करा होगा ना कि मम्मी चाय गर्म हो रही है ज्यादा तो उसको ठंडी कर दीजिए, तो वो उस चाय के साथ में आपको एक कटोरी भी देती है कि कटोरी में डाल के इसको ठंडी करके पी लीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी उसमें चाय डालते हैं। ठीक है, तो जैसे उसका क्षेत्रफल बढ़ता है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है जो गिलास में चाय रखी है उसके मुकाबले। ठीक है, अर्थात पृष्ठ का ताप कुछ कम हो जाता है, अतः पृष्ठ भारी, यानी कि भारी वातावरण से ऊष्मा लेकर अपना ताप पुनः प्रारंभिक मान के बराबर कर लेता है। इस प्रकार कुछ ऊष्मा बाहर से लेता है, अतः द्रव के पृष्ठ में स्थित
अणु अपनी स्थिति के कारण पृष्ठ के नीचे वाले अणुओं की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। इस प्रकार इसका मान द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक या कह दो कि एकांक वृद्धि करने में कृत कार्य के बच्चों बराबर होता है। तो पृष्ठीय ऊर्जा जो होगी बच्चों किया गया कार्य बटे पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊर्जा की वृद्धि। तो कार्य यानी कि W बराबर आपका आ जाएगा क्या, ऊर्जा किया गया कार्य बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां से इसको आगे चलते हैं देखते हैं बच्चों, तो इसका मतलब हो गया अतः अगर बच्चों उसको एक मान ले, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित ऊर्जा इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा बच्चों कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पर आ रहा है बच्चों आपका कि पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव में संबंध, पृष्ठीय ऊर्जा बच्चों और पृष्ठ तनाव में संबंध, तो क्या संबंध निकल कर आएगा। तो मान लेते हैं बच्चों हमने एक इसमें यू आकार का एक फ्रेम ले लिया। ठीक है, माना एक तार का एक फ्रेम। ठीक है, जैसे हमने नाम दिखा रखा बच्चों PQRS, P ये रहा, ठीक है, Q ये रहा, R ये रहा, S ये रहा, PQRS। हमने बच्चों यू शेप में ले रखा है इसको, और यू शेप में लेके हमने इसके जो भुजाएं बच्चों PQ तथा RS, PQ व RS, R यहाँ की यहाँ से, पर एक तार AB यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा हमने कि एक तार यहाँ पे बच्चों ये वाला ले रखा है AB। ये वाला तार बच्चों AB बिना घर्षण खिसक सकता है, बिना घर्षण यानी कि इसके ऊपर नीचे बच्चों मूवमेंट कर सकता है। तो उसको हमने यहाँ पे एक तार से बांध दिया होगा इस तरीके से, यहाँ से बांध दिया होगा इस तरीके से, जिससे कि ऊपर नीचे ही बच्चों मूवमेंट कर सके। ठीक है, अब इसको बच्चों साबुन के घोल में डुबो के निकाल लिया जाता है। तो साबुन के घोल में जब डुबो के निकाले जाता है तो बच्चों यहाँ पे एक बच्चों आपकी फिल्म बन जाती है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा होगा, ये वाली फिल्म जो बन जाती है। ठीक है, जो क्रॉस वाली आपको नजर आ रही होगी वाली, ठीक है, ये वाली बच्चों आपकी एक फिल्म बन जाती है। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण बच्चों फिल्म सिकुड़ने का प्रयास करती है, और उसको फिल्म को सिकुड़ने से बचाने के लिए नीचे की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स को लगाते हैं बच्चों F, ठीक है, जो इसको बाहर को संतुलित करता है। ठीक है, फिर चूंकि फिल्म के बच्चों दो पृष्ठ होते हैं, तो उसको जो पृष्ठ तनाव यहाँ पे बच्चों काम करे, टी पर हम जानते हैं कि F/L काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालें F को, तो T में L आ जाएगा। लेकिन L भी बच्चों कैसा आएगा, क्योंकि इसकी फिल्म के दो पृष्ठ हैं इसलिए यहाँ पे 2L आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बल बच्चों आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे काम कर होगा, यानी कि T में 2L। ठीक है, AB अंदर की ओर खिसकेगा, तो तार AB को खिसकने से रोकने के लिए पृष्ठ तनाव के कारण बल के बराबर एक बल F बाहर की ओर यानी कि नीचे की तरफ बल लगाना पड़ता है। यदि तार AB की लंबाई L यानी कि यहाँ पे बच्चों अगर हम लंबाई को इसको L लेके चल लें, ये वाली L कैपिटल L, ठीक है, तो द्रव की फिल्म के सार के बीच में जो L आपकी होगी स्मॉल l, वो L बराबर आपको हो जाएगा बच्चों 2L। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो काम करेंगे बच्चों, एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं जो ले रखा है वो L बराबर 2L ले रखा है, यानी कि इसको स्मॉल l ही रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल l की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 2L है। चूंकि तार की फिल्म AB जो है आपकी ABRQ के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, अतः एक हमारे सामने की ओर होता है तो दूसरे कांच के पीछे की ओर होता है। इन दोनों पृष्ठों पर जो तनाव होगा बच्चों आपका बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों इसको आगे चलते हैं, अगर तो आपके सामने नजर आ रहा होगा पृष्ठ तनाव के कारण जो यहाँ पे बल लगा, F बराबर T/L हो गया। L की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आएगी, 2L हो जाएगी, तो T2TL हो जाएगा। माना तार AB को नीचे की ओर खींचते हैं तो डेल्टा x दूरी वो तय करते हैं। जब डेल्टा x दूरी तय करेगा तो बच्चों उसका नई फिल्म का हो जाएगा एरिया कितना हो जाएगा, A'-B' तक आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये A'-B' तक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अतः इस क्रिया में द्रव फिल्म के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इस वृद्धि के कारण किया गया कार्य बच्चों बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 2TL इंटू डेल्टा x आ जाएगा।
टी बाहर निकाल लिया बच्चों हमने, तो 2l इंटू डेल्टा एक्स आ गया। अब यहाँ से अगर 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो l इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा बच्चों, फिल्म के दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो चूंकि 2 भी आ रहा है ना यहाँ पे, l इंटू डेल्टा एक्स पहली फिल्म पहली साइड की जो हमारे सामने होती है, और 2 इसलिए आ रहा है कि जो दूसरी साइड का होगा कागज के पीछे वाला होगा। तो आपको आ जाएगा कुल वृद्धि जो होगी बच्चों टी बराबर डब्ल्यू बराबर टी इंटू टू डेल्टा ए होगी। यही द्रव के मुक्त क्षेत्रफल को बढ़ाने में किए गए कार्य तथा द्रव के प्रस्थ नाम में अभिष्ट संबंध है। ठीक है, अभिष्ट संबंध है। उपरोक्त सूत्र के आधार पर प्रस्थ नाम की परिभाषा। अब यहां से अगर बच्चों इसको एक मान लें कि 1 मीटर स्क्वायर होगा तो टी बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। तो नियत तापत द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य बच्चों द्रव का प्रस्थ नाम कहलाता है। ठीक है, इस परिभाषा के आधार पर प्रस्थ नाम के मात्रा को अगर दिखाएं तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे भी आपका आ रहा है टी बराबर का यहाँ पे क्या निकल गया, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए निकल कर आया ना। तो यहाँ से जो मात्रा निकल गया बच्चों आपका निकलेगा जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वीमा के बच्चों अगर बात करते हैं, जूल की वीमा ml2 t माइनस के 2 होता है, यहाँ से L2 आ जाएगा तो L2 से L2 खत्म हो जाएगा तो आपको बचेगा बच्चों mt की पावर माइनस के 2। इसकी वीमा बच्चों ये होगी। इस प्रकार न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इस प्रकार न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर दोनों ही प्रस्थ नाप के बच्चों मात्रक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों स्पर्श कोण या अथवा संपर्क कोण। कि जब भी कोई द्रव किसी ठोस पर लिया जाता है तो उसके जो संपर्क जहाँ पर होता है बच्चों, वहां पे एक कोण जनरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो वक्र पृष्ठ होता है आपका एक कर्व बनाता है। ठीक है, कर्व जब बनाएगा उस कर्व पे खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी या तो वो अधिक कोण बनाती है बच्चों या न्यून कोण बनाती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो आपके पास में यहाँ पर ये जल है ना, जल यानी कि वो आपका द्रव यहाँ पे लेके चलते हैं, तो जैसे इसका संपर्क पॉइंट ये बच्चों यहाँ पर हो रहा है तो ये कर्व इस तरीके से बना लेगा। ठीक है, तो स्पर्श कोण अगर हम बात करें, स्पर्श कोण क्या होता है, स्पर्श कोण बच्चों होता है कि ठोस पर खींची गई स्पर्शिका अंदर की तरफ, ठोस पर अंदर की तरफ खींचती और जो वक्र बनता है उस पर खींची गई स्पर्शिका जो कोण बनाती है। तो आप दिखाई दे रहे होंगे बच्चों आपको यहाँ पर ये वाला कोण बनाती है। तो जब ये वाला इस तरह कोण बनेगा तो इसको न्यून कोण बोलेंगे। और यदि आपके पास मान लो पारा है तो पारे में भी बच्चों वक्र तो बनेगा, पारे में बच्चों वक्र तो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन उसको खींचने के लिए आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आप इसमें स्पर्श कोण दिखाएंगे तो ठोस पर हमेशा आपको अंदर की तरफ लेके चलनी है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ पर आपके वक्र पृष्ठ की ऊपर की तरफ बना हुआ है इसलिए इस पर स्पर्शिका जाएगी बच्चों आपके इस तरीके से। तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा बच्चों वो बन जाएगा 90 से ज्यादा, ये कि अधिक कोण बन जाएगा। और ऐसा बच्चों आपका पारे में होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई द्रव किसी ठोस में रखा जाता है तो उसके जहाँ पर संपर्क होता है, उसके जहाँ खुला सतह होगी या खुले पृष्ठ होगा, तो वहां पर एक बच्चों एक वक्र पृष्ठ बन जाता है। अब आपका वो वक्र पृष्ठ का जो तल होगा या तो ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा या बच्चों ये दबा हुआ होगा। ये डिपेंड करेगा कि वो द्रव कौन सा है, वो पारा हुआ तो उठा होगा, अगर वो जल हुआ तो वो दबा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें संपर्क कोण के लिए तो इसका परिभाषा जो बनती है बच्चों ये बनती है कि किसी भी ठोस जहां पर संपर्क हो रहा है ठोस पर खींची गई स्पर्शिका द्रव के अंदर की तरफ और द्रव के वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शिका जो कोण बनाती है उसी को बच्चों यहाँ पर संपर्क कोण या स्पर्श कोण कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो उसका तल वक्राकार हो जाता है। ठीक है, द्रव ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है बच्चों से द्रव ठोस के लिए स्पर्श कोण कहते हैं अथवा संपर्क कोण कहते हैं। इसको दिखाते हैं बच्चों थीटा से। ठीक है, आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी होगी। जल व चांदी के लिए इसका जो कोण का वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है, जल व चांदी। ठीक है, चांदी के लिए बर्तन में किनारों पर भी जल का तल पूर्णतः क्षैतिज बना रहता है। शुद्ध जल एवं शुद्ध कांच के लिए स्पर्श कोण की वैल्यू बच्चों 0 डिग्री होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि शुद्ध जल अगर कहीं दे रखा है तो उसके लिए आपको थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी लेके चलनी है, 0 डिग्री लेके चलनी है। ठीक है, स्पर्श कोण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो देखिए नंबर 1 क्या है,
नंबर 1 आपका बच्चों जाता है यहाँ पे स्पर्श कोण का मान संपर्क में आने वाले द्रव व ठोसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 2 बच्चों आपका स्पर्श कोण का मान द्रव के मुक्त पृष्ठ के द्रव के ऊपर के माध्यम पर निर्भर करता है कि यानी कि ऊपर बच्चों कौन सा माध्यम है। ठीक है। नंबर 3 स्पर्श कोण का मान ताप बढ़ाने में बच्चों बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ताप बढ़ाने पर वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। नंबर 4 स्पर्श कोण का मान द्रव में घुलनशील अशुद्धियों मिलाने पर भी घटता है। ताप बढ़ाने बढ़ता है और अशुद्धियां मिलाने से बच्चों घट जाता है। और नंबर 5 स्पर्श कोण का मान द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु पर ठोस के झुकाव कोण पर भी बच्चों निर्भर करता है कि कितना वहां पर झुकावा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको बातें याद रखनी है। चलिए बच्चों देखें बूंद तथा बुलबुले। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य निकालना है कि दाब आधिक्य आपको कितना होता है कितना नहीं होता है। ठीक है, चित्र में तो वैसे हम लेके चले यहाँ पे द्रव की बूंद के भीतर, लेकिन ये द्रव में वायु की बूंद के लिए भी आएगा। ठीक है, और साबुन के घोल के लिए भी आएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, हम लिखवा देंगे सीधा सीधा आपको डायरेक्ट, चूंकि आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा या तो आपके एग्जाम में ये वाला आएगा। ठीक है, दूसरा इस पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटिव। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आप देख पा रहे होंगे कि माना आपके पास द्रव की कोई बूंद होगी। चित्र में आपको दिखा रखा है कि टी प्रस्थ नाम वाले द्रव की बूंद की जो रेडियस है बच्चों वो आर, यहाँ पे आर दिखा रखी है। ठीक है, त्रिज्या की एक बूंद प्रदर्शित है। बूंद के पृष्ठ पर स्थित द्रव अणुओं पर पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स आपका पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर कार्य करता है। जब उसके लंबवत अंदर की ओर कार्य करेगा तो हम जानते हैं बच्चों जो पी होता है आपका वो एफ अपॉन में ए होता है। तो यहाँ से अगर एफ को निकालें तो पी इंटू बच्चों आपका ए चला जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर जो फोर्स हो रहा है अप्लाई आपका वो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसलिए बूंद के भीतर बूंद के अंदर का दाब बाहर से बाह्य दाब से अधिक होता है, और जो अधिक दाब है उसी को यहाँ पर बोलते हैं दाब आधिक्य। ठीक है, चूंकि हम बात करें बच्चों यहाँ से आपसे दाब आधिक्य के बारे में बूंद के अंदर यह दाब आधिक्य बाहर की ओर एक बल लगाता है, पृष्ठ तनाव को संतुलित किए रहता है, जिससे बूंद संतुलन में रहती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की अगर बात करें बच्चों तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है कितनी निकल कर आती है। माना बूंद के बाहर दाब पी तथा बूंद के अंदर का दाब जो है बच्चों पी प्लस डेल्टा पी यानी कि ये वाला एक्स्ट्रा हो गया है ना। इस प्रकार बूंद के भीतर का जो दाब अधिक है डेल्टा पी, माना यह दाब अधिक बूंद की बाहर की ओर डी आर दूरी धकेलता है। ये वाली जो दूरी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अतः दाब अधिक्य डेल्टा पी के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य बल गुना विस्थापन होगा। तो बल की जगह आपका आ जाएगा दाब अधिक्य, विस्थापन आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। मतलब दाब अधिक बल बराबर आपका क्या आएगा, जैसे भी आपको देखा था ना कि एफ बराबर आपका आ गया था पी इंटू में ए आ गया था। पी यहाँ पर आपका क्या दाब अधिक्य, ए क्या बच्चा आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो आपका आएगा ये वाला और प्लस ये वाला दोनों बल के लिए आएगा। विस्थापन आपका यहाँ पर ये वाला आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ 2r हुआ, सॉरी डेल्टा हुआ। क्षेत्रफल चूंकि बूंद जो होती है गोल होती है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² और दाब अधिक्य डेल्टा पी। अतः क्षेत्रफल वृद्धि कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो बाद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 4πr, आर की वैल्यू कितनी आएगी r प्लस डेल्टा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों r प्लस डेल्टा। ठीक है, r प्लस डेल्टा आ जाएगी ना। तो जैसे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको वर्क खोलेंगे तो r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा r की जो स्क्वायर है ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, अतः इसका जो वर्क होगा वो और भी छोटा जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको अंदर गुणा करें तो 4πr² से एक प्लस के एक माइनस के कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आएगी ना 4πr² प्लस के 4π डेल्टा r² प्लस के, इसको गुना करेंगे यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमारा बच्चों 0 हो जाएगा कि तो क्या मतलब बचेगा 8πr डेल्टा r माइनस के 4πr², ये वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा, ये वाला आपका यहाँ लिखा भाई 8πr डेल्टा r। ठीक है, जहाँ डेल्टा r² बहुत छोटा होगा अतः इसे छोड़ा गया है। पृष्ठ ऊर्जा वृद्धि बराबर होगा बच्चों होगा पृष्ठ क्षेत्र वृद्धि गुना पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बच्चों आपका मान लेंगे कैपिटल टी होगा।
तो एक तो मान लेंगे किया गया कार्य बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे इसे। अब दोनों को बच्चों यहाँ पर बराबर रखेंगे। जब यहाँ पे बच्चों बराबर रखेंगे वैल्यू को, तो कितना आएगा आपका, देखिए 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी बराबर डेल्टा पी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ठीक है। और जब टी निकालते हैं यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, डेल्टा पी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर। ठीक है। यहाँ पे जाएगा आपका 8 पाई आर डेल्टा आर। देखिए डेल्टा आर से डेल्टा आर गया, पाई से पाई गया। इसको देखेंगे अगर तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 कट गया यहाँ पे, एक आर से अलग गया आर। ठीक है। एक आर से वाला आर चला जाएगा। तो क्या बचा बच्चों आपके पास में, देखिए P बराबर डेल्टा P इंटू में R अपॉन में 2 बचा। तो यहां से डेल्टा P निकालें तो 2T अपॉन में डेल्टा R आ जाएगा। ठीक है। डेल्टा P बराबर 2T अपॉन R आ जाएगा। तो बच्चों ये दाब अधिक्य रहेगा आपका द्रव की बूंद के भीतर, है ना। और उसके बाद आपको अगर नंबर 2 निकालना हो बच्चों, द्रव में वायु की बूंद के भीतर दाब अधिक्य, तो वो भी ये रहेगा बच्चों डेल्टा पी बराबर 2T अपॉन में R। ठीक है। और नंबर 3 साबुन के लिए बच्चों कितना रहेगा, यहाँ पे बच्चों बस 4T अपॉन R आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि 4T आएगा इसमें। ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। चलिए आगे केशिकात्व। तो केशिकात्व यानी कि केश नली। केश नली क्या है बच्चों, कि वह नली एक जो दोनों सिरों से बच्चों आपकी ओपन होती है जब किसी द्रव में उसको डुबोया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जल में केश नली, ये जितनी बड़ी नली होगी और जितनी बारीक नली होगी, आप दोनों केस में देख सकते हैं पारी में यहाँ पर, कि जब किसी केश नली को, है ना, जो दो वह नली जो दोनों सिरों से बच्चों आपकी ओपन होगी, जब किसी द्रव में उसको रखा जाता है, जब उसको डाला जाता है, तो द्रव का तल हमेशा बाहर वाले तल से इसमें या तो ऊपर की तरफ उठेगा या ऊपर की नीचे की तरफ दबेगा। डिपेंड करता है कि आपका द्रव कैसा है। अगर जल हुआ तो जल में डालने पर हमेशा द्रव का तल ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और नली जितनी बारीक होगी द्रव का तल बच्चों आपको ऊपर की तरफ उतना ऊपर की तरफ उठेगा। पारे में ये दब जाएगा, जितनी मोटी होगी उसमें कम दबेगा, जितनी पतली होगी उसमें उतना और ज्यादा दबेगा। ठीक है। इसी के एग्जाम्पल बच्चों आपके होते हैं कि जब आप देखते हैं कि टॉवल का एक सिरा पानी में भीगा रहा है, तो कुछ समय बाद वो पूरा टॉवल आपका गीला हो जाता है। तो उसमें चूंकि केश नलियां बच्चों बनी होती हैं टॉवल में, उनके माध्यम से पानी आपको ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। जैसे आपका देखा होगा आपने लालटेन में जो आपकी बत्ती होती है, मट्टी का तेल तेल जो होता है वो नीचे होता है डिब्बे में, तो तेल खत्म हो जाता है कुछ समय बाद, लेकिन बत्ती ऐसी रहती है। तो तेल कौन लेकर आ रहा है ऊपर बच्चों, वहाँ पर कौन सी साइंस लग रही है। तो साइंस का मतलब यहाँ पर वहाँ पर कि जो बत्ती आप लगाते हैं उसमें उसमें असंख्य केश नलियां यानी कि अनगिनत केश नलियां होती है, जिनके माध्यम से जो द्रव होता है आपका बच्चों वो ऊपर की तरफ आने लगता है केश नली के माध्यम से। ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ये आपको बच्चों यहाँ पर याद रखनी है। ठीक। ये बात बच्चों याद रहेगी आपके। चलिए अगर ये वाली बात आपकी याद है तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अगर यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई है तो आगे देख लेते हैं। जैसे अगले उसमें टॉपिक में कह रहा है बच्चों कि केश नली उन्नयन विधि द्वारा, केश नली उन्नयन विधि द्वारा जल का प्रश्नाव ज्ञात करना, जल का प्रश्नाव ज्ञात करना। तो ये प्रश्नाव बच्चों किस तरीके से कहता है कि मान लेते हैं जैसे हमारे पास में कोई द्रव ये वाला होगा बच्चों, जैसे आपको दिखा रखा है। इस द्रव में जब किसी केश नली को बच्चों डालते हैं तो हमने आपको बताया है कि द्रव में केश नली जो आप डालते हैं उसमें हमेशा द्रव का तल बच्चों ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जैसे ऊपर की तरफ बच्चों आपको उठेगा ये वाला द्रव, ये जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से ये द्रव का तल बच्चों आपको ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे एक वक्र बन जाता है।
यहाँ पे बच्चों आपको एक वक्र बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके कि माना आपने स्मॉल माना कि एक समान त्रिज्या की स्मॉल किस नली में जिसमें जल h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक है, h ऊंचाई तक बच्चों आपका जल यहाँ पर ही चढ़ रहा है। ठीक, केश नली में जल का स्वतंत्र पृष्ठ अवतल पृष्ठ हो जाता है। अवतल यानी कि जो बीच में से आपका पतला हो, किनारों से बच्चा आपका मोटा हो। ठीक है, नली में जल के वक्र पृष्ठ की वृत्ताकार वृत्ताकार परिधि 2πr, जो परिधि होगी बच्चों उसकी लंबाई वो 2πr हो जाएगी ना। मान लो रेडियस अगर r है तो उसकी जो परिधि बच्चों बनेगी, जो लंबाई बनेगी वो 2πr बन जाएगी। ठीक है, माना जल का पृष्ठ तनाव t तथा जल के कांच के लिए संपर्क कोण आपका थीटा है ना। संपर्क कोण बच्चों कितना है, थीटा आपका कोण है। जल के वक्र पृष्ठ की परिधि की एकांक लंबाई यानी कि एक, अगर इसको मान लें पृष्ठ पर कार्य करने वाला पृष्ठ तनाव कितना होगा बच्चों, टी होगा। सॉरी, बल कितना होगा, टी होगा। चूंकि जब बच्चों हम बल निकालते हैं यहाँ पे हम जानते हैं टी बराबर आपका होता है एफ अपॉन में एल। तो यहाँ से जब एफ को निकालते हैं तो टी इंटू में एल जाएगा। जब एकांक लंबाई की बात कर रहे हैं तो टी एल की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 रख दी जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो आपका बल लग रहा है बच्चों वो केवल टी लगेगा। ठीक है, नली की दीवार से थीटा कोण बनाते हुए जल के अंदर की ओर लगता है ना। अब अंदर की ओर लगता है, यहाँ तक हो गया। देखिए अब सुविधा के लिए चित्र में केश नली की त्रिज्या बहुत अधिक दिखाई गई है। वास्तव में केश नली की त्रिज्या बहुत कम होती है। हम यहाँ पर जो आपको दिखा पा रहे हैं बहुत बड़ी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको डेरिवेशन यहाँ पे करना है। तो जब ये जो प्रश्न तनाव आपका जो काम करेगा बच्चों ये वाला, इसके यहाँ पे दो दो घटक कर लिए जाते हैं। इसके यहाँ पे बच्चों दो दो घटक कर लिए जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका जाएगा क्षैतिज घटक आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे टी कोस थीटा, सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक जाएगा टी कोस थीटा, और जो क्षैतिज घटक जाएगा आपका टी साइन थीटा। ये प्रत्येक ने लेके इधर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो जो टी साइन थीटा वाले होंगे बच्चों एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बराबर परिमाण में होंगे, दिशा के विपरीत होंगे। जबकि जो टी कोस थीटा बच्चों सारे के सारे आपके ऊपर की तरफ होंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस जो टी कोस थीटा आपका जो बना प्रश्न आप काम कर रहा है, एकांक लंबाई पे कितना बल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, वो बल इस नली में जो चढ़े हुए बाहर होगा, जो जल होगा उसके बाहर को संतुलित करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर केश नली की लंबाई पर काम कर रहा है बल, केश नली की परिधि, परिधि बच्चों कितनी है 2πr पर कार्य करने वाला बल कितना काम करेगा 2πr इंटू टी कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, वह केश नली में भरे, ये चढ़े लिख रहे हैं इसको, भरे जल स्तंभ का भार, यानी कि बच्चों वो भी आपका F होगा, भार हो गया आपका mg। इसका समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे तो यहाँ से वैल्यू को बराबर रखा जाएगा, है ना। तो आपका जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा 2πr t इंटू 2πr इंटू टी कॉस थीटा बराबर आपका जाएगा बच्चों mg। ठीक है, अब m को क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे m जो होता है आपका, m होता है आपका यहाँ पे आयतन गुना घनत्व इंटू जी। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों आपके, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2πr इंटू टी कॉस थीटा बराबर आयतन कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका पाई स्क्वायर h जाएगा। घनत्व आपको मान के चलेंगे कि यहाँ पे आपका घनत्व जो होगा बच्चों वो रो होगा, इंटू में जी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगर टी को निकालते हैं बच्चों तो आपका जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी अपॉन में कितना जाएगा बच्चों 2πr इंटू में cos थीटा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या कर जाती है बच्चों आपके यहाँ से r से r गया, पाई से पाई गया। ठीक है, तो आपके पास बच जाता है बच्चों r रो जी एच अपॉन में 2 cos थीटा। तो किसी भी केश नली में चढ़े जलस्तंभ के भार के लिए जो प्रश्न काम करेगा आप यहाँ पर ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। और आपको बस इसमें एक बात याद रखनी है, शुद्ध जल के लिए, शुद्ध
जल के लिए थीटा की वैल्यू बच्चों होती है 0 डिग्री, और आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है। जब इसमें रखें तो आपका आ जाएगा बच्चों आर रो जी एच अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इस चैप्टर में हमारी लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज के लिए बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।